हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में बात करेंगे। अब ये क्या है और क्यों इसकी हम बात कर रहे हैं अभी, तो बात इसलिए कर रहे हैं न्यूज़ में, इसलिए है क्योंकि वक्फ बिल जो है, वक्फ एक्ट जो है 1995 का, उसमें अमेंडमेंट अभी किए जाने के लिए बिल पेश किया गया है। लोकसभा में लास्ट ईयर ही पेश किया गया था 2024 में, और उसके बाद एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी का काम था कि इसमें अमेंडमेंट क्या क्या होने चाहिए उसकी सिफारिश करें। तो बहुत सारे अमेंडमेंट्स, ऑलमोस्ट 40+ अमेंडमेंट्स उसके द्वारा रिकमेंड किए गए थे। उनमें से 14 अमेंडमेंट्स को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, रिसेंट का ये है, 14 अमेंडमेंट्स को मंजूरी दे दी गई है, जिस वजह से ये न्यूज़ में आया है। अब बेसिक चीज़ अगर देखें, वक्फ है क्या, तो जब भी किसी व्यक्ति के द्वारा किसी धार्मिक उद्देश्य से पैसा या फिर प्रॉपर्टी, ज़मीन, इन सबको दान दिया जाता है, इसी को वक्फ के नाम से जानते हैं। न्यूज़ में आप अक्सर सुनते होंगे वक्फ बोर्ड का नाम लिया जाता है। अब वो बोर्ड क्या है, तो ये जो वक्फ की जो भी प्रॉपर्टी होती है, इसको मैनेज करने के लिए, इसे एडमिनिस्टर करने के लिए वक्फ बोर्ड का गठन किया गया था भारत में। ठीक है, उसी वक्फ बोर्ड का काम है कि जो भी वक्फ के अंदर जो भी ज़मीन आ रही है, जो भी लोग दान देते हैं, इसमें जो प्रॉपर्टी हो जाती है वक्फ की, उसको सबको देखने का काम ये बोर्ड करता है। ठीक है, तो इसी बोर्ड की पावर्स बहुत ज़्यादा थी अभी तक, और अभी सरकार के कंट्रोल में नहीं था ये बोर्ड। ठीक है, सरकार से स्वतंत्र रूप से काम करता था। अभी सरकार अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लाना चाहती है इसको, जिस वजह से अमेंडमेंट बिल प्रस्तावित किया गया है, और इसी को लेकर काफ़ी बवाल हो रहा है, बहुत डिबेट्स चल रही हैं। तो ये टॉपिक एग्ज़ाम के नज़रिए से जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। अब ये वक्फ क्या है, तो हमने ये देख ही लिया है। इस्लामिक एंडोमेंट ऑफ प्रॉपर्टी डेडिकेटेड फॉर द सेक ऑफ चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस। इन प्रॉपर्टीज़ को वक्फ बोर्ड मैनेज करता है। वक्फ बोर्ड एक्ट इंश्योर्स स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन। इंडिया में थाउजेंड्स ऑफ सच प्रॉपर्टीज़ हैं, और इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी आती है। इसीलिए ज़रूरी है कि सरकार को पता हो कितनी प्रॉपर्टी आ रही है इसके अंदर, कहीं कोई गलत तरीके से तो नहीं वक्फ के अंदर प्रॉपर्टी ऐड की जा रही है। तो इसीलिए सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है इसमें। दीज इंक्लूड्स मॉस्क, ग्रेवयार्ड्स, स्कूल्स एंड मोर। दे जनरेट इनकम फॉर वेलफेयर एक्टिविटीज़। दीज प्रॉपर्टीज़ आर गवर्नड बाय वक्फ एक्ट 1995। और ये जो 1995 का एक्ट है, इसी के द्वारा सेंट्रल और स्टेट दोनों ही जगह पर वक्फ बोर्ड को क्रिएट किया गया है, उसका गठन किया गया है। ठीक है, अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस के ज़रिए चीज़ों को देख लेते हैं। व्हाट इज़ वक्फ प्राइमरीली एसोसिएटेड विद, किससे संबंधित है ये, तो रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेस से संबंधित है। यहाँ पर देखिए, वक्फ एक्ट पहली बार पास किया गया था पार्लियामेंट में 1954 में, फिर उसके बाद इसे रिपील कर दिया गया और नया वक्फ एक्ट लाया गया, जैसे 1995 में पास किया गया। इसके ज़रिए वक्फ बोर्ड को बहुत ज़्यादा पावर्स दी गई। 2013 में इस एक्ट को अमेंड किया गया टू ग्रांट द वक्फ बोर्ड एक्सटेंसिव पावर्स टू डेजिग्नेट प्रॉपर्टी एज वक्फ बोर्ड। देखिए, यही कंट्रोवर्शियल चीज़ है बहुत ज़्यादा, कि पावर्स को ना एक्सटेंड करते गए हैं धीरे धीरे वक्फ बोर्ड की। और अब इस टाइम पर जो अमेंडमेंट है 1995 का जो एक्ट है, इसके ज़रिए वक्फ बोर्ड के पास इतनी पावर है कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी डेजिग्नेट कर सकती है। इस तरह की पावर तो सिर्फ सरकार के पास होती है ना, कि किसी भी प्रॉपर्टी को सरकारी प्रॉपर्टी घोषित कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी सरकार के पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं सरकार के ऊपर, है ना, ताकि अधिकारों का हमारे हनन ना हो। लेकिन वक्फ बोर्ड के पास देखिए कितनी पावर है, एक्सटेंसिव पावर इसको प्रदान की गई है। वक्फ एक्ट ऑफ 1995 एनफोर्स्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट करंटली रेगुलेट्स वक्फ प्रॉपर्टीज़। अब इसके अंदर मेन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ कौन कौन सी हैं, तो पहली है सेंट्रल वक्फ काउंसिल। ये गवर्नमेंट और स्टेट वक्फ बोर्ड को एडवाइस करती है ऑन पॉलिसी, बट डज नॉट डायरेक्टली कंट्रोल वक्फ प्रॉपर्टीज़। ठीक है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल ये वक्फ प्रॉपर्टीज़ को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करती है। फिर आते हैं स्टेट वक्फ बोर्ड्स, ये मैनेज और प्रोटेक्ट करते हैं वक्फ प्रॉपर्टीज़ को हर एक स्टेट में। फिर उसके बाद आता है वक्फ ट्रिब्यूनल्स, एक्सक्लूसिव जुडिशियल बॉडीज़ दैट हैंडल डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू वक्फ प्रॉपर्टीज़। मतलब अगर वक्फ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है तो उसे हैंडल करने के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं। और एक और इसमें कंट्रोवर्शियल चीज़ है 1995 के इस एक्ट में, कि वक्फ बोर्ड और वक्फ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी मैटर कोर्ट के पास लेकर नहीं जाया जा सकता है। ठीक है, कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर रखा गया था इसको 1995 के एक्ट में। तो ये अगेन एक कंट्रोवर्शियल सी चीज़ है जो कि नहीं होनी चाहिए एक देश के अंदर, एक आज़ाद देश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वक्फ एक्ट 1995 इंटेंडेड टू रिप्लेस विच प्रीवियस एक्ट।
तो ये है द मुसलमान वक्फ एक्ट 1923। ये पहले एक्ट था जिसे रिप्लेस करके लाया गया 1995 का वक्फ एक्ट। व्हाट इज द रोल ऑफ द सेंट्रल वक्फ काउंसिल? पीछे हमने देखा है टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन मैटर्स रिलेटेड टू वक्फ। द वक्फ एक्ट 1995 प्राइमरीली एम्स टू, इसका एम क्या है? रेगुलेट एंड मैनेज वक्फ प्रॉपर्टीज इन इंडिया। अब यहाँ इस बोर्ड की बात कर लेते हैं। वक्फ बोर्ड एक लीगल एंटिटी है which is capable of acquiring, holding and transferring property. It can sue and be sued in court. With at least 2/3 of the board members voting in favor of the deal, it manages Waqf properties, recovers lost properties and prohibits the transfer of immovable Waqf properties by sale, gift, mortgage, exchange और leasing. Central Waqf Council इसे 1964 में establish किया गया था. Oversees and advises state level Waqf boards across India. Next question है the Central Waqf Council is a statutory body under the administrative control of the Ministry of Minority Affairs. It was established in 1964. Option number A correct होगा. An official organization in India is the Central Waqf Council. 1964 में इसे फॉर्म किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा. Its mission was to advise the government on issues relating to the operation of the state waqf boards and effective management of the waqf across the nation. A Muslim divorced woman can apply directly to the Waqf board when there is no relative to support her. This was held in which one of the following cases? तो केस का नाम है सेक्रेटरी TN वक्फ बोर्ड वर्सेस सैयद फातिमा नाची. 1996 का ये केस है और इस केस में क्या बोला गया है कि कोई भी डाइवोर्स्ड महिला अगर है, मुस्लिम डाइवोर्स्ड महिला, वो सीधे वक्फ बोर्ड में आवेदन कर सकती है, डायरेक्टली अप्लाई कर सकती है जब उसके पास कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो जो उसका भरण पोषण कर सके, उसको सपोर्ट कर सके उसके लिवलीहुड में. ठीक है, 1996 का ये केस है. यहाँ पर देखते हैं 2024 का जो बिल लाया गया है वक्फ अमेंडमेंट बिल, इसमें कौन से 14 मेजर अमेंडमेंट हैं जिनको प्रपोज किया गया है और जिनको मंजूरी दी गई है. तो पहला है रिमूवल ऑफ सेक्शन 40. दिस सेक्शन अलाउड वक्फ बोर्ड्स टू डिक्लेयर प्रॉपर्टी एज वक्फ लैंड. मतलब जो वक्फ बोर्ड का ये अधिकार था या ये जो एक्सटेंसिव पावर दी हुई थी कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ लैंड डिक्लेयर कर सकता है, इसे रिमूव करने की बात की गई है. फिर नेक्स्ट है पब्लिक राइट टू ऑब्जेक्ट. इसमें क्या है? एनी सिटीजन कैन नाउ ऑब्जेक्ट टू अ प्रॉपर्टी बीइंग लिस्टेड एज वक्फ. मतलब कोई भी व्यक्ति ऑब्जेक्शन उठा सकता है जब भी किसी की प्रॉपर्टी को वक्फ के रूप में लिस्टेड किया जा रहा है, तो वो ऑब्जेक्शन कर सकता है. ये पब्लिक राइट है ऑब्जेक्ट करने का. ठीक है, नेक्स्ट है ओमिशन ऑफ सेक्शन 52A. दिस सेक्शन पेनलाइज्ड पीपल हु एनक्रोच्ड ऑन वक्फ लैंड. ये वाला जो सेक्शन है 52A, इसको ओमिट किया जाएगा, ओमिशन किया जाएगा इसमें. फिर है ट्रिब्यूनल पावर्स को रिपील करने की बात की गई है. सिविल कोर्ट्स विल नाउ हैव द अथॉरिटी टू हैंडल वक्फ डिस्प्यूट्स. मतलब कोई भी डिस्प्यूट होते हैं देश में तो वो डिस्प्यूट्स संभालने का या देखने का काम किसका होता है? सिविल कोर्ट्स का होता है. तो ट्रिब्यूनल जो बनाया गया था ना अलग से कि वक्त के अगर कोई भी डिस्प्यूट होंगे तो वो ट्रिब्यूनल देखेगा और कोर्ट के पास नहीं जाएंगे, तो ये चीज़ को ख़त्म करने की बात की गई है. सिविल कोर्ट्स सारे मैटर्स को देखेंगे. फिर नेक्स्ट है ग्रेटर गवर्नमेंट ओवरसाइट. सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स कैन रिव्यू वक्फ डिसीजंस. ठीक है, अभी तक ये चीज़ नहीं थी, गवर्नमेंट के पास कंट्रोल नहीं था वक्फ बोर्ड का, लेकिन अभी गवर्नमेंट अपने अंदर लेने की बात कर रही है. डिजिटल मैपिंग ऑफ प्रॉपर्टीज़. जितना भी वक्फ लैंड है इसे रिकॉर्ड और ट्रैक किया जाएगा ऑनलाइन. फिक्स्ड टेन्योर फॉर बोर्ड मेंबर्स. बोर्ड मेंबर्स जो होते हैं वक्फ बोर्ड में मेंबर्स जो हैं, इनका डिफाइन टर्म रखा जाएगा सर्विस का. ठीक है, ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति जो बना हुआ है 15-20 सालों से वही बोर्ड का मेंबर है. अगला आता है लिमिटेशंस ऑन सुओ मोटो पावर्स. वक्फ बोर्ड्स कैन नॉट एक्ट ऑन देयर ओन विदाउट लीगल ग्राउंड्स. मतलब लीगल ग्राउंड्स पर ही कोई भी डिसीजन लिया जाएगा. ऐसा नहीं है कि वक्फ बोर्ड का कुछ भी मन हुआ सुओ मोटो पावर्स का यूज़ करके उन्होंने कोई भी फैसला ले लिया, ऐसा नहीं हो सकता. इस पर लिमिटेशंस लगाई गई हैं. नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी क्लॉजेस. एनुअल ऑडिट्स ऑफ वक्फ बोर्ड्स विल बी मेड मैंडेटरी. ठीक है, वक्फ बोर्ड का एनुअल जैसे सारी संस्थाओं का ऑडिट होता है ना हर साल, जब एक फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाता है तो उस पूरे साल में क्या क्या खर्चा हुआ, क्या क्या बचत हुई, किस तरह से काम हुआ है, कितना पैसा किस चीज़ में लगा है, इन सारी चीज़ों का सारी संस्थाओं का ऑडिट होता है. ठीक है, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद, जैसे अभी मार्च खत्म हो गया, 31 मार्च चला गया, अप्रैल शुरू हो गया, नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है, तो अब शुरू हो गए हैं सारी संस्थाओं के ऑडिट होने. तो उसी तरह से वक्फ बोर्ड का भी एनुअल ऑडिट मैंडेटरी किया गया है. रिस्ट्रिक्शंस ऑन लीजिंग प्रॉपर्टीज़. लीजिंग पीरियड्स एंड कंडीशंस विल बी रीडिफाइंड. ठीक है, लीज पर जो दी जाती है ज़मीन उसको रीडिफाइन किया जाएगा, उसके क्या क्या कंडीशन होंगे, क्या क्या पीरियड होगा. यूनिफॉर्म रूल्स फॉर ऑल स्टेट्स. सारे स्टेट्स के लिए एक ही रूल बनाया जाएगा, एक ही कॉमन रूल बुक होगी जो सब फॉलो करेंगे.
फिर है क्लैरिटी ऑन प्रॉपर्टी टाइटल्स, स्टेट रेवेन्यू रिकॉर्ड्स विल हैव फाइनल से ऑन प्रॉपर्टी ओनरशिप, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी है उसकी ओनरशिप किसके पास है, ये किसके पास, ये कौन डिसाइड करेगा, तो स्टेट रेवेन्यू रिकॉर्ड्स जो हैं उसमें डिसाइड किया जाएगा। और मेनली जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है उसको ये पावर दी गई है। ओपन ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम, सिटीजन्स कैन फाइल कंप्लेंट्स थ्रू अ न्यू सिस्टम, ठीक है, कंप्लेनिंग का भी एक जरिया दिया गया है नया। और कोर्ट बैक्ड एविक्शन प्रोसेस, रिमूवल ऑफ इलीगल ऑक्यूपायर्स विल नाउ नीड कोर्ट ऑर्डर्स, कोर्ट ऑर्डर्स की ज़रूरत पड़ेगी ऑक्यूपायर्स को। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं ज़रूरी क्यों है, क्या क्या चीज़ें इससे, तो इसमें फोकस किस बात पर है, बेटर मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़, एम्पावरमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स, एफिशिएंट सर्वे एक्सेट्रा। वक्फ को क्रिएट करने के लिए कंडीशंस जो हैं वो क्या रखी गई हैं, ओनली अ लॉफुल प्रॉपर्टी ओनर कैन क्रिएट अ वक्फ, क्रिएशन ऑफ अ वक्फ अलल औलाद शैल नॉट रिजल्ट इन डिनायल ऑफ इनहेरिटेंस राइट्स ऑफ हेयर्स इंक्लूडिंग वुमेन हेयर्स। अब इसमें एक चीज़ ये याद रखिएगा, पहले क्या था, जो पहले का 1995 का एक्ट था उसके अंदर ये प्रावधान था कि कोई व्यक्ति है जिसकी डेथ हो गई है और उसका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि वो प्रॉपर्टी वक्फ के अंडर चली जाती है। वो 1995 के एक्ट में था। अभी क्या किया गया है, चेंज ये किया गया है कि मान लीजिए कोई उत्तराधिकारी नहीं भी है, व्यक्ति की डेथ हो गई है, तो महिला उत्तराधिकारी तो है ना, कोई महिला तो होगी घर में, उसकी बीवी होगी, उसके बच्चे होंगे, बेटियां होंगी, तो उनको दी जाएगी, ठीक है, पहले उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, वक्फ को सीधे नहीं दिया जाएगा। उसके बाद है मैंडेटरी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, सारे वक्फ मस्ट रजिस्टर डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑन ऑनलाइन पोर्टल विद इन 6 months। रॉन्गफुल डिक्लेरेशन ऑफ वक्फ, ये चीज़ एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जो है इसे वक्फ प्रॉपर्टी के रूप में डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। इफ़ एनी क्वेश्चन अराइजेज एज टू वेदर एनी सच प्रॉपर्टी इज अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, a designated officer shall conduct an inquiry and submit his report to the state government। ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखिएगा। फिर है इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, इट विल बी अंडर सेक्शन 75 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इसके अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड्स का इंस्पेक्शन किया जाएगा। फिर है एक्विजिशन ऑफ वर्क प्रॉपर्टीज पब्लिक पर्पस, इट विल बी अंडर द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 और एनी अदर लॉ रिलेटिंग टू एक्विजिशन ऑफ लैंड इफ सच एक्विजिशन इज मेड इन कंसल्टेशन विद द वक्फ बोर्ड। और फिर सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बारे में क्या है कि यूनियन मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ वक्फ इज द chairperson, it can issue directives to the boards and also has suo motu power। और इसके जो अदर मेंबर्स होंगे उन्हें अपॉइंट किया जा सकता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अमंग अदर्स। ठीक है, अब ये सारा बताया गया है पार्लियामेंट का कि राज्यसभा लोकसभा यहाँ पर जो पास हुआ है किस तरह से पास हुआ है। लोकसभा में 4 में मतलब सपोर्ट में 288 वोट्स थे, अगेंस्ट में 232 थे, और राज्यसभा में 128 वोट्स ऐसे थे जो सपोर्ट में थे, 4 में थे और अगेंस्ट में थे 95। नेक्स्ट क्वेश्चन है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 फोकसेस ऑन, ये फोकस करता है ऑन स्ट्रीमलाइनिंग द मैनेजमेंट एंड इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज। वन की ऑब्जेक्टिव ऑफ द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 इज टू एनहांस, तो इसका वन की ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट देखते हैं वाई इज़ द वक्फ अमेंडमेंट बिल इम्पॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज इट एड्रेसेस द सीरियस इश्यूज दैट इंडियन वक्फ ऑर्गेनाइजेशंस आर करंटली फेसिंग। और हमने देखिए स्टार्टिंग से ही मैंने बहुत सी चीज़ें कुछ कुछ ऐसी बताई हैं ना जिनकी वजह से ज़रूरी है इसमें अमेंडमेंट करना, इस बिल को लाना ज़रूरी था। जैसे एक महिलाओं वाला मुद्दा है कि प्रॉपर्टी जो है उसका उत्तराधिकारी अगर कोई नहीं है तो महिलाओं को भी नहीं माना जाता था, डायरेक्टली वक्फ के पास चली गई। दूसरा, वक्फ के पास इतनी ज़्यादा पावर थी कि वो किसी भी ज़मीन को, किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी के रूप में डिक्लेयर कर सकता था। बोर्ड, तो बोर्ड के पास इतनी पावर तो नहीं होनी चाहिए। फिर तीसरी चीज़ थी कि कोर्ट के पास उसको लेकर नहीं जा सकते हैं अपील करने के लिए, या फिर कोई भी शिकायत है, कुछ भी डिस्प्यूट है तो कोर्ट के पास नहीं जा सकते थे, ट्रिब्यूनल बनाया हुआ था उसके लिए अलग से। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं ही, करप्शन, पुअर मैनेजमेंट, अनलॉफुल इंक्रोचमेंट, ये सभी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से ये अमेंडमेंट बिल लाना इंपॉर्टेंट था। वक्फ प्रॉपर्टीज़ अक्रॉस इंडिया ये कितनी हैं, तो देखिए अच्छे से देखिएगा इस चीज़ को, कितनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ आती हैं वक्फ की। टोटल प्रॉपर्टीज़ कितनी हैं, 8,72,324 अक्रॉस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी है, 27% ऑफ द नेशनल टोटल। यूपी हैज़ द हाईएस्ट वक्फ होल्डिंग्स। अदर की स्टेट्स देखें तो वेस्ट बंगाल में फिर बहुत ज़्यादा हैं, पंजाब में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में। और डाइवर्स यूसेज देखें तो रिलीजियस साइट्स के अलावा वक्फ प्रॉपर्टीज़ में इंक्लूड हैं प्लॉट्स, अशूर खानाज, मदरसाज। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द वक्फ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है अ वक्फ इज़ एन
इनअलाइनेबल चैरिटेबल इंडोमेंट अंडर इस्लामिक लॉ। और सेकेंड स्टेटमेंट है द स्टेट वक्फ बोर्ड्स वर एस्टेब्लिश्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है ये सही है, दूसरा गलत है। स्टेट वक्फ बोर्ड्स जो हैं यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं, 1995 का जो एक्ट है उसके ज़रिए स्टेट वक्फ बोर्ड्स को स्टेब्लिश किया गया था। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़, ये है वक्फ बोर्ड। मैनेजर ऑफ अ वक्फ इज़, वक्फ का जो मैनेजर होता है उसको क्या कहते हैं, ये मुतावली के नाम से जाना जाता है। मुतावली कैन बी रिमूव्ड बाय, इसे हटाया जा सकता है वक्फ बोर्ड के द्वारा। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द इश्यूज़ हेयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।